नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने खुलकर मुफ्त बिजली, पानी, इलाज जैसे वादों की मानो रेवड़ियां बांटी। चुनाव के परिणाम आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं और इससे उनकी काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें बाकायदा पैसा दिया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी दी और बेघर लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बाकायदा परिभाषित किया कि कल्याणकारी योजनाओं का मतलब वो नहीं है कि आप फ्री बांट रहे हो और लोग घर बैठे। कल्याणकारी योजना का मतलब है कि आप उन्हें ऐसा काम दें कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, वो सशक्त हो और राज्य को भी फायदा हो और उससे रेवेन्यू मिले। वो है कल्याणकारी योजना। ये कल्याणकारी राज्य का काम है कमजोर गरीब तबके को सशक्त बनाना, ना कि उन्हें निर्भर बनाना। लेकिन क्या वाकई में फ्री बीज खत्म हो पाएगा? क्योंकि इस रेवड़ी के चक्कर में सियासी रबड़ी जो खाई जाती है सत्ता के तौर पर, वो दोनों एक दूसरे में आकर घुल मिल गए। क्या वाकई में मुफ्त की रेवड़ी जिसको कहते हैं, क्या वो समाज की जरूरत है? कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि अगर वो निर्भर हो रहा है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके दम पर वो आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। आज कोर्ट ने जो कहा उसका क्या दूरगामी परिणाम नजर आ सकता है और क्या सरकारें या पार्टियां पाबंद हो सकती हैं कि वो इस तरीके की घोषणाएं भविष्य में ना करें? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एन.डी. माथुर जी, अर्थशास्त्री और वाइस चांसलर। शुरुआत ए.के. जैन साहब आपके साथ। आज जो कोर्ट ने कहा है उसका आपको क्या परिणाम नजर आएगा, क्योंकि 6 सप्ताह बाद एक बार फिर से सुनवाई के लिए कहा गया? आज सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2003 से चल रही एक दिल्ली के बेघर लोगों की PIL के विषय में विमर्श करते हुए, और जब इस पर यूनियन ऑफ इंडिया का काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन बेघर लोगों के लिए ये घर बना रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, तब उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्या बेहतर ये नहीं होता कि आप मुफ्त में घर देने की बजाय इनको कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए भी लगाते। और इसी दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लाडली बहन योजना का भी जिक्र किया और ये भी कहा, एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी जस्टिस गवई ने कहा कि जब इस तरह से मुफ्त राशन, मुफ्त राशि, मुफ्त तरह की चीज़ें मिलने लगी तो समस्या ये हो गई कि गांव में हमारे खेतों में काम करने के लिए मजदूर तक नहीं आ रहे हैं, तो ये राष्ट्र का नुकसान अधिक है, ये गरीब का फ़ायदा अलग है। यही उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि यस, जो शेल्टर, राइट टू शेल्टर है, फंडामेंटल राइट है, पर इसको हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, आदमी को नहीं। अगर हम इस लाइट में देखें तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मौखिक डेलिब्रेशंस किए हैं, ये वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को जो मैटर रेफर किया हुआ है अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की PIL का, उसके प्रीटेक्स्ट में देखना चाहिए, जहाँ स्पष्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेम किए हैं कि क्या चुनाव से पहले इस तरह की मुफ्त घोषणाएं जो कि आर्थिक उन्नति के आधार पर नहीं होकर किसी और आधार के लिए की जाती हैं, वो देश पर वजन है और इस तरह की घोषणाओं को रोका जाना चाहिए। वह मामला अभी भी लार्जर बेंच के सामने लंबित है और निश्चित रूप से ये काम तो लेजिस्लेशन को करने का था कि वो ऐसा कानून बनाते कि हम स्वच्छ हाथों से चुनाव में जाएं, हम जो टैक्स पेयर की मनी है उसको बंदर बाट कर वोट लेकर नहीं आए, बल्कि जो भी राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्र का धन है, उसको प्रोडक्टिव काम में इस तरीके से लगाए कि बेघर को घर भी मिले, बेरोजगार को रोजगार भी मिले, भूखे को अन्न भी मिले और बीमार को इलाज भी मिले। परंतु इसका उपयोग दूसरे तरीके से हो रहा है और मुझे लगता है कि अब एक दिन ये आएगा
कि जो मामला विधायिका को करना है, वो जो नेताओं को करना है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। वही ये गाइडलाइंस फिक्स करेगी कि आप चुनाव में क्या घोषणाएं करें और क्या नहीं करें। और सर क्या इसका मतलब ये भी कहें, क्योंकि मैं इसको सीधा सीधा स्लो पॉइजन हर प्रोग्राम के अंदर कहता हूं कि भाई फ्री बीज एक तरीके से स्लो पॉइजन है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि आपको 2500 रुपए देने हैं, दे दीजिए महिला को, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले में राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ ऐसा काम कराइए कि उससे राष्ट्र निर्माण को फायदा, और जो 2500 रुपए दिए जा रहे हैं वो जस्टिफाई हो। ऐसे अगर आपको फ्री बिजली देनी है, दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले में एक ऐसा काम कराया जाए जिससे राष्ट्र निर्माण को फायदा हो। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। सुप्रीम कोर्ट सोशल वेलफेयर स्कीम्स के विरोध में कभी भी नहीं रही है और न कभी रही है, पर उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स जहां पिछड़े और गरीब तबके की सहायता के लिए होने चाहिए, उसके साथ साथ हर तबके का समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में योगदान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मुफ्त में रहकर आराम करने की आदत पड़ जाए और आप राष्ट्र के लिए कोई काम ही ना करें। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुभाष शर्मा जी जुड़ गए हैं, साथ ही प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनडी माथुर जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ फ्री बीज का नहीं है, ये मुद्दा घर बैठे बैठाए खाना पीना और जेब में पैसा डालने का मुद्दा है, जिससे लोग काम नहीं करना चाहते। मेरा सवाल यह कि वर्तमान स्थिति का अगर विश्लेषण किया जाए तो भारत पर हर साल राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर कितने लाख करोड़ रुपए फ्री बीज के चक्कर में बढ़ जाते हैं? So, this discussion is on First India TV channel, na? Yes, sir. Yeah. Okay. So, who is the anchor today? सुभाष सर, वेरी गुड इवनिंग, विजेंद्र सोलंकी बोल रहा हूं। श्वेता, चलिए उनको जोड़ेंगे, कोई बात नहीं। एनडी माथुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay. एनडी माथुर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Fantastic. चलिए, महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विषय विशेषज्ञ महेश शर्मा जी। ये सवाल मैं आपकी तरफ घुमा रहा हूं कि भाई अभी वर्तमान स्थिति में देश पर कितना भार पड़ रहा है फ्री बीज की वजह से, और बीते अगर 10-15 सालों का विश्लेषण किया जाए तो इस फ्री बीज में कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसमें कितना इजाफा हुआ है ओवरऑल 1 रुपए में से खर्च करने में। महेश जी। फ्री बीज से तात्पर्य है कि जो राजनीतिक पार्टियां या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुफ्त में कोई वस्तु या सेवा देने की जो घोषणा करती है वो फ्री बीज के कैटेगरी में आता है। फ्री बीज के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि कितना खर्च हुआ, तो भारत का जो बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है, जो राजकोषीय जो वित्त आ रहा है भारत का, उसमें से 45 से 50% से ज़्यादा भी अपन है फ्री बीज में या पेंशन सेवाओं में इत्यादि में अपन मान सकते हैं, जिसमें कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, ज़्यादातर सभी स्टेट्स युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहे हैं, और साथ में ही केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन्स को जो पेंशन दी जा रही है वो, या मुफ्त की बस यात्रा दी जा रही है, या किसी वर्ग विशेष को 2000 रुपये या 2500 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह देने की जो घोषणा है वो सब फ्री बीज में आती है जी। फ्री बीज का जो तात्कालिक लाभ तो हमें मिल सकता है, और जो जैसे ऋण माफ़ी है तो किसानों को तत्काल तो ऋण माफ़ हो जाएगा, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टिकोण से तो उसका कोई उपयोग ही नहीं है। साथ में ही जो और भी है, बेरोजगारी भत्ता है या और जो चीज़ें हैं फ्री बीज में दे रहे हैं अपन, उससे तत्कालिक लाभ है। तो अगर हम अपन फ्री बीज को डिफाइन करें तो अपन ये मान लें जैसे कि अपन रोज़ किसी व्यक्ति को एक मछली दे रहे हैं अपन, है, जबकि अपन को एक मछली नहीं देना है, अपन को उसको मछली पकड़ने की कला सिखाना है। अगर सरकार उसको मछली पकड़ने की कला सिखा दे तो रोज़ मछली देने की जरूरत ही नहीं, एक मछली कब तक सरकार देगी। तो जो दीर्घकालीन दृष्टिकोण से जो है वो फ्री बीज है ना, वो समाज और देश के लिए बहुत संकट की स्थिति पैदा कर अभी कितना खर्च होता है सर? सर इसका मेरे को अभी एग्जैक्ट अनुमान नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करती है। फिर भी मानकर चलें 10 से 12% कम से कम फ्री बीज के नाम पर निकल जाता है। हाँ, फ्री बीज के लिए जैसे अलग एक तो डायरेक्ट निकलता है और एक इनडायरेक्ट निकलता है, तो अगर अपन सब में माने तो बहुत बड़ी जो अमाउंट है वो फ्री बीज के रूप में जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट स्लो होता है और जो परियोजनाएं 5 साल के लिए बनती है वो 10 साल 15 साल में जो पूरी होती हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण फ्री बीज है।
आप ये कह रहे हैं? जी सर। क्योंकि पैसा तो उधर चला जा रहा है। जी सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। एक जैन साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं कि भाई ऐसी नौबत नहीं आएगी। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है और संसद अपना काम करती है, लेकिन क्या वाकई में ये प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अब इलेक्शन कमीशन पर आकर टिक गया है कि भाई वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसी गाइडलाइन जारी करे कि कोई भी मुफ्त की घोषणा की कोई डिटेलिंग नहीं होगी, किसी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं होंगे, सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया और देश को लेकर आपका क्या भविष्य का विजन है? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में किसी भी मतदान के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देना अपने आप में अपराध है, परंतु जब प्रलोभन की परिभाषाओं की बात आई तो इन घोषणाओं को प्रलोभन नहीं माना गया। यहाँ इलेक्शन कमीशन की भी फेल्योर है और जो भी कहते हैं व्यवस्था की भी फेल्योर है। तो इनको क्या माना गया सर? इनको कि हमारे ये मुद्दे हैं, आपको पसंद आए तो वोट दीजिए। इन मुद्दों को घोषणा, क्योंकि निश्चित रूप से हम कितना ही कह लें, पर जो अल्टीमेटली कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पर सरकारों का ही रहता है, तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर यदि देश की जनता को कुछ उम्मीद है तो वो अब सर्वोच्च न्यायालय से ही है, क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंस अभी भी और इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले ज़्यादा है। इसलिए ये किया जा ये मेरा ये मानना है कि सिर्फ निगाह जो है आशा की वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ है कि ये जो रेवड़ियाँ बंटने की परंपरा और ये जो बंदरबाट चल रही है, जो टैक्स पेयर की मनी को चुनाव के लाभ के लिए उपयोग में किया जा रहा है, उस पर अगर कहीं रोक लगेगी तो शायद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही उस पर रोक। ठीक है, हमारे साथ सुभाष शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, एनडी माथुर जी भी जुड़े हैं। सुभाष शर्मा जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। ठीक है सर, मैं विजेंद्र सोलंकी बोल रहा हूं सर। मेरा सवाल यह है कि भाई फ्री बीज को भी दो तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। एक जो देश के लिए जरूरी है, मसलन जो 70 साल से ऊपर है और जिन्होंने 70 साल राष्ट्र निर्माण में दे दिए, बुढ़ापे में उनको काम ना करना पड़े, पेंशन जस्टिफाई होती है। ऐसे ही विधवा पेंशन हो या कुछ और पेंशन या कुछ और नीड, लेकिन जिस तरीके से मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि भाई वोट लेने के लिए मुफ्तखोरी की बंदरबांट की जाती है, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नए दौर से चर्चा शुरू होगी कि भाई ये नहीं किया जा सकता, और अगर ये होगा तो ये कैश फॉर वोट की श्रेणी में आएगा? ऑल्दो आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कट गई थी, बट व्हाट कैन आई मेड इट आउट, जो भी मेरे समझ में आया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट तो नहीं लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो दी है उसके आधार पर और अदरवाइज भी नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी बात कर सकते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी ये है साहब कि होमोजेनियस सोसाइटी बननी चाहिए, बेसिकली बात ये है। अब बात ये है कि फ्रीबीज की जहां तक बात है, ये इलेक्शन के पहले यदि हम बात करते हैं तो फ्रीबीज कहलाती है, लेकिन ये बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के खिलाफ है। किसी को भी आप कोई सहारा देते हैं, कोई सीढ़ी देते हैं, तो वो बेसिकली मानव जो हमारा समाज है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो डेवलप नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए किसी बच्चे को पैदल चलना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते उसको कि क्लचेज में दे दें कि ठीक है तुमको पैदल नहीं चलना है, तुमको ये इसमें एक क्लच है, इसमें रहना है। कोई इस तरह की साइकिल जो आती है आजकल बच्चों के, आप देखते हैं, वो उसमें रहना है। तो कहने का मतलब ये है कि सहारा देना गवर्नमेंट का एक जिसको कहते हैं कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना, समाज को विकसित करना, ये गवर्नमेंट का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम चुनाव जीतने के लिए इसको यूज करें। ये बहुत ही फंडामेंटली गलत बात है। इसको हमको बहुत तरीके से समाज को, पूरे समाज को सामूहिक रूप से एकजुट होकर सर जोड़कर सोचना है कि भाई हमको चुनाव से पहले ये जो लोक लुभावन वादे करते हैं, जलेबी लटकाते हैं, ये गलत बात है। सर किसको बुरा लगेगा आप बताइए ना भाई। एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी 5,000 रुपए है, अगर उसको यह कहा जाए कि भाई 2,500 रुपए तो आपकी महिला के अकाउंट में आ जाएगा, 5 किलो चावल और अनाज आपको मिल जाएगा, बुजुर्ग है तो 2,200 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएगा, किसको बुरा लगता है सर? विजेंद्र जी, आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। मैं आपको कनेक्ट करता हूं सर। एनडी माथुर जी, क्योंकि मैं दोनों चीजों के पक्ष में हूं सर। मैं योजनाओं के पक्ष में हूं, जो हमारे बुजुर्ग, विधवा माता बहनें या जो सक्षम नहीं है किसी मजबूरी की वजह से, उनको अनुदान देना और उनको आत्मनिर्भर बनाने
के जैसा। दूसरा, निर्भरता बढ़ा देना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, 50 तरीके के एग्जीक्यूशन करना और उससे देश पर भार को बढ़ा देना। क्या आपको लगता है कि इसमें घोषणा में यह होना चाहिए कि भाई हम 2500 रुपए देंगे, बदले में 2 घंटे आपको सरकारी दफ्तर में या अपने ही मोहल्ले में वार्ड पार्षद के नेतृत्व में कुछ काम करना पड़ेगा राष्ट्र निर्माण के लिए? देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो भी ऑब्जर्वेशन आज आया है, मैं इसके पक्ष में हूं, क्योंकि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है फ्री बीज देना। लेकिन साथ में मेरा ये भी मानना है कि फ्री बीज और सब्सिडीज में जैसा डिस्क्रिशन और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में थिन लाइन है, वैसी सब्सिडीज और फ्री बीज के बीच में भी एक थिन लाइन है। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन कहते हैं कि अगर न्यूट्रिशन बढ़ाया जाता है, बच्चों का एक्सेस टू न्यूट्रिशन, ये सब्सिडी है। अभिजीत सेन नोबेल लॉरिएट है, वो कहते हैं मिड डे मील दिया जाना चाहिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, डिग्निफाइड लाइफ देता है बच्चे को। या कुछ योजनाएं जैसे फूड सिक्योरिटी है, या नरेगा है जो रोजगार दे रही है, या चाइल्ड डेवलपमेंट की योजनाएं हैं। सर, नरेगा कोई फ्री बीज थोड़ी ना, भाई काम करना पड़ता है, काम के बदले में पैसा मिलता है जी। तो इसलिए ये तो सब सब्सिडीज है। लेकिन ये जो इलेक्शन के पहले बिजली फ्री देना, ये 2100 रुपए की घोषणा करना, महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा करना, या 500 रुपए का सिलेंडर दे देना, ये सब जो है, इनमें सब्सिडी वो होती है जो टाइमली हो, टारगेटेड हो और टर्मिनेट भी हो जाए टाइम के साथ। टाइम पर दी जाए, एक टारगेटेड पॉपुलेशन को दी जाए, और वो जब उसकी जरूरत नहीं हो तो अपने आप खत्म भी हो जाए। तो सब्सिडी शुड बी टाइमली, टारगेटेड एंड टर्मिनेटेड। मेरे फ्री बीज की जो बात है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दी जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान लेती है और ऑब्जर्वेशन देती है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फ्री बीज एकदम बंद होनी चाहिए। ये मोदी सरकार की गारंटी क्या होता है? गारंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, जो कुछ होती है। तो वेलफेयर के लिए जो काम किए जाए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमारे बढ़ाएं और जनता की तकलीफ को कम करें, वो तो फिर भी सराहनीय है। वो नीति निर्देशक तत्वों से और कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में जुड़ती है जी। लेकिन आप ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी की जगह ये मोदी सरकार की गारंटी की बात करने लगे और इसकी बात करने लगे, तो ये चुनावी स्टंट है और चुनावी जीतने। ठीक है सर, हर पार्टी यही करती है भाई। कांग्रेस का देखिए, यूपी के अंदर बाकायदा गारंटी कार्ड बांट दिए गए थे कि हमारी सरकार आ गई तो अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे। क्यों कर देंगे कोई बता ही नहीं रहा था। नहीं आ रही। वापस मैं आपके पास आऊंगा। महेश शर्मा जी, क्या वाकई में जितनी जटिलताएं फ्री बीज की हो चली है और इलेक्शन में अब मैं कह रहा हूं कि वोटर भी देखता है कि भाई इस बार ये सरकार पहले के मुकाबले और क्या मुफ्त दे सकती है, कितना पैसा बढ़ाया जा सकता है। जैसे सैलरी में बढ़ोतरी की बात होती है ना, ऐसे अब फ्री बीज में जो मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी की बात हो रही है कि उन्होंने 2100 दिया, मैं 2500 दूंगा, इस बार 2500 है, अगली बार 3000 दूंगा। तो क्या इस सिस्टम को रोका जा सकता है? सर, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे माथुर साहब ने कहा कि मोदी सरकार, तो मोदी सरकार मतलब भारत सरकार है। अपन उस नाम मोदी जी बोल देते हैं तो वो तो भारत सरकार की गारंटी है। भारत सरकार जो गारंटी देती है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से गारंटी देती है, संविधान को देखते हुए गारंटी देती है। तो मोदी जी भी गारंटी दे सकते हैं, और अगर केजरीवाल जी या जो कोई और भी है सरकार में तो वो भी गारंटी देते हैं। वो सरकार गारंटी दे रही है वो, क्योंकि मोदी जी नेतृत्व कर लिया, इसको मोदी सरकार बोल देते हैं सामान्य रूप से। तो इसमें सरकार की गारंटी है। साथ ही ये बता देते हैं कि सब फ्री बीज जो हो रही है ना, इससे डिपेंडेंसी सिंड्रोम बढ़ रहा असर है। तो सब लोग सरकार पर निर्भर होने लग गए हैं, क्योंकि सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, चलो उसको तो अपनी योजना में मान लें, सब्सिडी उसमें मान लेते हैं कोविड की वजह से। बाकी बेरोजगारी भत्ता दे रही है, वृद्धावस्थाओं वालों को पेंशन दे रही है, मुफ्त में यात्रा पास दे रही है, मुफ्त में 2500 रुपए कोविड की वजह से कैसे मान लें, बताइए जरा। कोविड कब आया? 2020-21 में, 20-21 में आया। तो अब आज हम 25 में जी रहे हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो 2 साल का डैमेज था उसको पूरा करने में 5 साल भी कम पड़ गए? दूसरा भी सवाल है मेरा इसके साथ साथ, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, दूसरी तरफ 80 करोड़ को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का लॉजिक क्या है? और 5 साल के लिए हमने एक्सीड कर दिया है और उस पर 10 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। क्यों करेंगे सर? सर, इसमें निवेदन ये है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका अमीर बहुत जल्दी रिकवर करता है, गरीब थोड़ा धीमे धीमे रिकवर करता है। सर, तो ये 2024-25 तो आ गया। सरकार पर नहीं जा रहा। हाँ। मेरे कहने का भावार्थ ये है कि क्या कोई भी फ्री बीज या मुफ्त की योजना एक बार शुरू होने के बाद क्या उसको खत्म किया जा सकता है?
क्योंकि अगर खत्म किया जा सकता तो बहुत सी योजनाएं खत्म हो जाती, होती नहीं है। सब सियासी पॉलिटिकल पार्टियों को डर लगता है कि अगर मैंने ये योजना खत्म कर दी तो ना जाने कितने वोटर मेरे छिटक जाएंगे। इस डर के साथ योजनाएं चल रही हैं। सर इसमें यह है कि अगर जैसे ख़त्म किया जा सकता है, कई स्कीमें पहले भी खत्म हुई है, तो अगर सामाजिक दबाव है और जनता का अगर दबाव बनता है और जनता ही कहते हैं कि हमको फ्री बीज नहीं चाहिए, हम तो राष्ट्र के निर्माण के लिए, दीर्घ अवधि के विकास के लिए हम तत्पर हैं, हमको मूलभूत ढांचा प्रदान किया जाए, आधारभूत संरचना स्कूलों की अच्छी की जाए, रोड अच्छा किया जाए और यातायात अच्छा किया जाए और इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, तो सरकार कहेगी ना भाई कि हम आपका फ्री बीज वापस करें, इसके बदले में हम आपको ये देंगे। कॉमन मैन कैसे देगा? कॉमन मैन तो खुद मांग रहा है इस चीज को। नहीं जैसे जैन साहब, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है और मैं देख रहा हूं कि ये जो फ्री बीज की जटिलताएं तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, जैसा कि अभी एक अर्थशास्त्री ने स्पष्ट सही कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, जैसे बच्चों को आपको न्यूट्रिशंस देना, स्कूल की तरफ आते रहें इसलिए मिड डे मील देना, वृद्धावस्था पेंशन देना, गरीबों को मुफ्त इलाज देना या गरीबों को मुफ्त पढ़ाई उपलब्ध कराना ताकि उनके बच्चे सक्षम बन सके। परंतु इसके अलावा जो मुफ्त बिजली दे देना, चाहे सक्षम हो चाहे अक्षम हो, बिना जांचे कि रुपए की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता, एक पर्टिकुलर एज को बनाकर इसको 2500 रुपये, लाडली बहना के नाम से 2100 रुपये या किसी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के नाम कर इतने पैसे, ये जो फ्री बीज है या बिना आवश्यकता के बिना काम किए आपको मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे देना, इस बात को लेकर जिनकी आवश्यकता है या नहीं है या जिनकी स्थिति ऐसी है या नहीं है कि उन्हें काम कर सकते हैं या नहीं, बिना ऐसा नहीं है कि भाई नीड है या नहीं, जिनकी अवस्था, अगर कोई आदमी काम करने में सक्षम है तो उसको कम से कम काम करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए और बदले में दिया जाए। जो अक्षम व्यक्ति है या जो सामाजिक रूप से इतना कमजोर है कि वो काम नहीं कर सकता है या उसे आवश्यकता है, वहां रैशनल अगर कोई मदद की जाए तो उसे आप फ्री बीज नहीं कर सकते। परंतु वोट लेने के लिए हर आदमी को नकारा बना देना मेरे ख्याल से ही प्रजातंत्र के साथ कुठाराघात है, प्रजातंत्र का अपमान है। ठीक है, एनडी माथुर जी, आपको लग रहा है भाई इस पर देर सवेर लगाम लगेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लगाए, इलेक्शन कमीशन खुद से लगाए या पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर बैठकर तय कर लें कि भाई इस तरीके की जो सीधी कैश से जुड़ी है उसकी घोषणाओं को हम बंद करते हैं और कानून पारित करते हैं, जो भी घोषणाएं होंगी वो डेवलपमेंट से जुड़ी होंगी। क्या सवाल दोहराएंगे आपका जरा? सर मैं कह रहा हूं कि जो आज हुआ है, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि 2 साल 5 साल के बाद ये वक्त हिंदुस्तान देखे कि भाई फ्री बीज को लेकर घोषणा इलेक्शन के दौरान ना हो, बाकायदा या तो कानून पास हो कि भाई डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, फ्री बीज पर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद बाकायदा इस पर फैसला ले कि फ्री बीज की जो घोषणा करेंगे उसे कैश फॉर वोट मानते हुए उनके सिंबल को सीज कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दे दे? सवाल मेरे तक पहुंच ही नहीं पाया है। चलिए सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुभाष शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैंने एनडी माथुर जी से जो सवाल किया, आप उसका जवाब दे पाएंगे सर? नहीं, सवाल वो उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, आप अभी एक बार वापस करिए। मैं कह रहा हूं क्या वाकई में अगले 4-5 साल में हम देख सकते हैं कि इस तरीके की फ्री बीज की घोषणा बिल्कुल इलेक्शन से बाहर हो जाए, ना सिर्फ घोषणा पत्र से बल्कि जो चुनावी रैलियां होती हैं उनके अंदर से भी गायब हो जाए, सिर्फ डेवलपमेंट के इशू, डेवलपमेंट के फ्यूचर को लेकर बातों की अगर हम आए तो आपके लिए ये करेंगे और ऐसे करेंगे? ठीक है, पार्टली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू आस्क, यू नो। अभी प्रोफेसर एनडी माथुर कह रहे थे, बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं वो लगभग वही टोन है, सुप्रीम कोर्ट की भी लगभग वही टोन है और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ दिस जो सोसाइटी है, ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, उसके ऊपर आएंगे, लेकिन ये जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कट गाइडलाइन देनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होनी चाहिए कि समाज के, मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ये है इसमें कि समाज में बहुत बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत होती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन की जरूरत है, कई लोग वाकई गरीबी रेखा के नीचे हैं, कई लोग काम उनको नहीं मिल रहा है, और खासतौर पर भारत की जहां तक बात है, भारत में अभी तक भी हम उस तरह की सोसाइटी नहीं बन पाए हैं, तो जो अवसर की जो जिसको कहते हैं अवेलेबिलिटी, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो उस सूरत में ये चीज तो सही है कि हम
सरकार का धर्म है, एक्सचेकर का, गवर्नमेंट एक्सचेकर का धर्म है कि वो उन वर्गों को, उन सेगमेंट्स को अपलिफ्ट करे जिनको वाकई जरूरत है। लेकिन ये जो अभी प्रोफेसर माथुर कह रहे थे कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर कि मेरी गारंटी है या उसकी गारंटी है, या कि सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने चाहिए। संसद किस बात की है? कोई व्यक्ति कह दे कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। मान लीजिए आपको, जैसे हमने SC/ST का रिजर्वेशन दिया है, अभी EWS का रिजर्वेशन दिया, तो इसमें संसद में बाकायदा बहस होती है, बाकायदा उसके लिए प्रोविजंस तैयार होते हैं। एक्सचेकर के ऊपर कितना इसका बर्डन आएगा, एक्सचेकर किस तरह से इसको वहन करेगा, ये सारा डिस्कशन का पॉइंट है। किसी एक व्यक्ति की सनक कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं और मैं शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी आपका भी शुक्रिया, एनडी माथुर जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कि जैन साहब आपका भी। सुभाष जी बस एक शब्द में प्रोग्राम को खत्म करने के साथ उसको सही करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट कि भाई सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार की ड्यूटीज होती हैं और उन ड्यूटी के अंदर यकीनन ये होगा कि फ्री बीज के साथ इलेक्शन को नहीं लड़ा जा सकता। और इस पर क्या वाकई में कोई फैसला आएगा और क्या पार्टियां खुद सोचेंगी, ये अगले इलेक्शन के आसपास आपको नजर आएगा। नमस्कार।